यहीं पर छोड़ी थी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। समझा था हमने इसको, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस को, हाँ कि ना? यस मैम। क्या था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके पास सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस है। बहुत सारी का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, यानी दो प्रोसेस भी यदि सिस्टम में है आपके पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। ये ध्यान रखिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे सिनारियो आएंगे जहां सिर्फ दो प्रोसेस होंगी। दो प्रोसेस है मतलब वो भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग में से आप ये ना समझे कि जब 5-6 प्रोसेस हो तो ही हम उसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक? ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर हमारे पास सिस्टम में मोर देन वन प्रोग्राम या प्रोसेस है और उसको हमें सिंगल सीपीयू से साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कराना है, द कंसेप्ट इज कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। हम आज की डेट में जितने भी सिस्टम यूज करते हैं, चाहे आप अपना फोन ले लो, एंड्रॉइड ओएस ले लो, विंडोज ओएस ले लो, आप जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सबके सब जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो होता है मल्टी प्रोग्राम, ठीक है? अब हमने जैसा लास्ट क्लास में एक कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था और हमने बोला था कि ये रैम का एरिया है, इस रैम के एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारे पास कुछ जॉब या प्रोसेस या टास्क कुछ रैम पे रखे हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पर 5 टास्क या 5 प्रोसेस हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग ये बोलता है कि ये पांचों को हमें एक एक करके सीपीयू से एग्जीक्यूट कराना है, एक एक करके। द टर्म इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस, इट इज नॉट द कॉन्करेंट, ये ध्यान रखेंगे। सारे का सारा बंडल उठा के प्रोसेसर को अलोकेट नहीं किया जा सकता। प्रोसेसर एक समय पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, इस बात को दिमाग में बिठा लेने का। बात आ गई समझ में? ऐसा बिल्कुल नहीं रखना कि पूरा बंडल उठाया और हमने प्रोसेसर को दे दिया, ऐसा नहीं होता है। एक एक करके प्रोसेस सीपीयू को दी जाती है, सीपीयू उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने आपसे पूछा था, आपके एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और क्यों? याद आया? याद आया? पूछा था मैंने आपसे ये बोला था, उस जगह आप प्रोसेसर या सीपीयू हैं, ठीक है? और आपके सामने 5 सब्जेक्ट रखे हैं, यानी कि 5 प्रोसेस रखी हुई हैं। तो सबसे पहले सीपीयू किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा? सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे? जवाब आए थे आपके साइड से, जिसका पहला पेपर है उसको पढ़ेंगे, जिसका सिलेबस छोटा है उसको पढ़ेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो आपके हिसाब से टफ है, आपको लगता है सबसे पहले मुझे इसको पढ़ के खत्म कर देना चाहिए, सबसे पहले मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ूं। ऐसे आपने मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया दिए थे, ठीक है, कि मैम हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक? सेम वैसे ही बेटे बहुत सारे मल्टीपल क्राइटेरिया इस सीपीयू के पास भी होते हैं और वो क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रायोरिटी एंड आते जाइए एंड राउंड रॉबिन, ठीक? इसको इन शॉर्ट समझेंगे क्योंकि मैंने उस दिन भी क्लास में बोला था सेकेंड यूनिट ये हमारी ये सब न्यूमेरिकल है, ये जो भी मैंने दिखाया ना ये न्यूमेरिकल्स की एल्गोरिथम है एक्चुअली, और इनका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एफसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कंसेप्ट ये बोलता है जो प्रोसेस सबसे पहले सिस्टम पे आई है सबसे पहले सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? हम एक पैरेलली डॉक्टर की क्लिनिक का एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर ये सीपीयू है, ठीक? जितने पेशेंट्स है वो नंबर ऑफ प्रोसेस है, ठीक है? अब जो डॉक्टर है वो पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेगा, कैसे चेक करेगा? हमने एक कंसेप्ट लाया, उस क्लिनिक में सबसे पहले जो पेशेंट आया था डॉक्टर सबसे पहले उसको देखेगा, नंबर लगा, जो भी सिस्टम था, कंपाउंडर ने बताया ये बंदा 10 बजे से आके बैठा हुआ है, ये सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले डॉक्टर को वो पेशेंट एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक? दूसरा कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड द एसजीएफ एंड द फुल फॉर्म इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जिस प्रोसेस को सबसे कम समय के लिए सीपीयू चाहिए है, ठीक है, उस प्रोसेस को सबसे पहले हम सीपीयू को दे देंगे। ऐसा सिनारियो लो, डॉक्टर के केस में बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं और उसमें से एक पेशेंट ऐसा है जिसको सिर्फ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी है,
कितना समय लगेगा उसको, वो आ चुका है, पहले चेकअप करवा लिया है, उसको डॉक्टर ने बोला था भाई तू ब्लड टेस्ट करवा लेना, तो वो कंपाउंडर, हम देखो हम जब जाते हैं तो ऐसे लोग मिलते हैं, कंपाउंडर को बोलते हैं भैया सिर्फ रिपोर्ट दिखानी है, सिर्फ रिपोर्ट दिखानी है, मैं तो चेकअप करवा के जा चुका हूँ। उसको बहुत कम समय के लिए सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर रिपोर्ट दे देगा, इट इज ओके, एक हाथ तो कोई दवाई लिखनी है, कम करनी है, जो भी है 2 मिनट के अंदर वो उसको उस सिस्टम से बाहर कर देगा। ठीक है, आपके हिसाब से जिसका सिलेबस सबसे छोटा है, सबसे छोटा, हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ लें। जितने बैक में बैठे हैं वो उठ के यहाँ आते जाएं, जल्दी उठो, जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7, उठो, आगे जाओ, जल्दी बैठ जाओ। सात बोले हैं, 4 ही उठे हैं अभी, जल्दी आओ। ठीक, तो जिस प्रोसेस को सबसे कम समय के लिए सीपीयू है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रोसेस जो है वो सीपीयू को एलोकेट कर देगा। मैंने ये समझाते समय एक एग्जांपल और दिया था, मैंने अभी आपको पढ़ाना चालू किया 9:40 पे, ठीक है, 9:50 हो गए, 10 मिनट मैंने मेरा लेक्चर ले लिया, 60 मिनट में से 10 मिनट चले गए, तो मेरा अभी कितना समय और बचा हुआ है, 50 मिनट। आप सीपीयू है, मैं प्रोसेस हूँ, ठीक है। इसी समय एक कोई एडमिन का स्टाफ अंदर आता है, एडमिन का छोड़ दीजिए, टीचर्स आते हैं आपका हेड काउंट करने के लिए, वो आते हैं, उनको कितनी देर लगेगी, हार्डली 2 मिनट चाहिए, वो आएंगे, हेड काउंट करेंगे और वो चले जाते हैं। उसको सबसे कम समय के लिए सीपीयू चाहिए, मुझे चाहिए 50 मिनट, उनको चाहिए 2 मिनट। मुझे क्या करना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, क्या होता है, मैं अपनी टीचिंग रोक दूं, मैं उनको बोलूं आप आए, वो हेड काउंट करेंगे और सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उनको रोक दूं, नहीं, जब मेरा पूरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और हेड काउंट करिए, तो यार सोचो उनको 50 मिनट वेट करना पड़ेगा। एंड वेटिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर, इसमें सबसे वर्स्ट वर्ड है, वेटिंग नहीं होना चाहिए सिस्टम में किसी भी चीज के लिए। आप मुझे बताओ, सिस्टम पे काम करते हो ना, नहीं करते तो फोन पे तो काम करते हो, कभी ऐसा हुआ है कुछ काम कर रहे हो और सिस्टम आपको रिप्लाई कर रहा है रुक जाओ, आपका किया हुआ काम वेटिंग में, अभी आपको रुकना पड़ेगा, कभी ऐसा कुछ सिनारियो आता है? नहीं, हमें तो समझ में ही नहीं आया आज तक। मैडम आज पहली बार बता रही है कि ऐसा भी होता है अंदर सिस्टम में कि प्रोसेस वेटिंग पे चली जाती है, हमें नहीं पता चलता, कभी पता चला? नहीं। ओएस उस तरीके से चीजों को मैनेज करता है, मेरा मन है व्हाट्सएप तो मैं व्हाट्सएप चलाऊं, मेरा मन है इंस्टा तो मैं इंस्टा चलाऊं, मेरा मन है फेसबुक तो मैं फेसबुक चलाऊं, मेरा मन है मुझे मेल चेक करना है मैं मेल चेक करूं, मेरा मन है किसी को कॉल करना है तो मैं कॉल करूं। सब मैनेज हो रहा है, कहीं किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जिस स्क्रीन पे मुझे जाना है, जिस प्रोसेस को मुझे एग्जीक्यूट करना है, मैं इजीली उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, एक आपके पास सिनेरियो होता है कि मल्टीपल प्रोसेस है, तो कौन सी प्रोसेस हम सीपीयू को एलोकेट करें? इट इज कॉल्ड द प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। अब कैसे प्रायोरिटी हाईएस्ट है, ये अभी न्यूमेरिकल्स में आने दो, मैं तुमको समझाऊंगी कि प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में ले, डॉक्टर के केस में ले, बढ़िया डॉक्टर का सिनेरियो चल रहा है, जिस पेशेंट ने जैसे नंबर लगाए हैं वैसे वैसे वो कंपाउंडर उनको अंदर भेजते जा रहा है, एक एक्सीडेंटल केस आ जाता है बाहर, नेचुरली उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। होता है डॉक्टर सारे पेशेंट को छोड़ के सबसे पहले उस पेशेंट को देखता है, बिकॉज ऑफ उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैथ्स मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी वाला है, मैं सबसे पहले मैथ्स पढ़ के खत्म करूँ, सबसे पहला था, मेरे लिए प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है। मैथ्स पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया मैंने, मेरे हिसाब से मेरा माइंड सेटअप ऐसा रहता है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है वो प्रोसेस हम प्रोसेसर को एलोकेट करेंगे। लास्ट वन आपके पास था राउंड रॉबिन, इसको थोड़ा सा रुकेंगे, मैं अभी जब टाइम शेयरिंग ओएस बताऊंगी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ दिमाग में क्या बिठाना है, फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग हमें दिमाग में ये बिठाना है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि मल्टीपल प्रोसेस है सिस्टम में, उन सारी प्रोसेस को सिंगल सीपीयू से एक एक करके एग्जीक्यूट कराना है, दैट्स इट। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो हम आगे पढ़ेंगे, मल्टीपल प्रोसेस है तो सबसे पहले कौन सी और क्यों,
क्यों सबसे पहले इसी प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट किया है, क्या रीजन है, क्यों ओएस ने इस प्रोसेस को पिकअप किया है और वो उसको सीपीयू को अलोकेट करना है। दूसरी बात, शायद मेरे समझाने में भी कभी ये शब्द गलत आता है, मैं कोशिश करूंगी कि ना आए। हम हमेशा यह ध्यान रखें, हम वर्ड ये यूज करते हैं, सीपीयू को प्रोसेस अलोकेट की जाती है, सीपीयू उठ के किसी के पास नहीं जाता। आगे बात समझ में, क्या मेरा जो सिस्टम का प्रोसेसर है वो घूमता रहता है? नहीं, वो तो वही है, ओएस का काम होता है प्रोसेस उठाना, सीपीयू को अलोकेट करना। आगे बात समझ में, प्रोसेस सीपीयू को अलोकेट होती है, सीपीयू किसी प्रोसेस के पास नहीं जाता। आप पूरा सीएसबी सेक्शन सीपीयू है, टीचर आपके पास आएगा, आप थोड़ी ना पांचों टीचर के पास जाएंगे कि मैं ए ब्लॉक में बैठती हूँ तो पूरी जनता उठ के मेरे केबिन में आ गए। आप सीपीयू हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, प्रोसेस आपके पास आएंगे, आपको अलोकेट की जाएंगी। डिपार्टमेंट से टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पहला लेक्चर मुझे अलोकेट किया गया है तो मैं आपके पास आएंगे, मैं सिस्टम से बाहर निकलूंगी, मुकेश तिवारी सर आएंगे, वो प्रोसेस आएगी, वो आपको अलोकेट की गई। बात आती है समझ में? गधों जैसे ये नहीं रखना कि सीपीयू घूमता रहता है, सीपीयू कहीं नहीं जाता। ओएस का काम है प्रोसेस को उठाने का, सीपीयू को देना। ओएस का काम है सीपीयू को प्रोसेसर से सीपीयू प्रोसेस को अलग कर देना और अगली प्रोसेस सीपीयू को अलोकेट करना। ये ध्यान रखें। मैं भी कोशिश करूंगी इसी सेंटेंस का यूज करूं। कभी कभार मेरे से भी हो जाता है कि प्रोसेसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है, नहीं, प्रोसेस आती है सीपीयू के पास, वो अलोकेट होती है सीपीयू को, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, स्लाइड हेडिंग डाल के रखी थी, डायग्राम बना के रखा था लास्ट क्लास में, ठीक। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस के बारे में लिखेंगे। इट इज एन एबिलिटी, इट इज an ability of an operating system, it is an ability of an operating system that execute more than one program, that execute more than one program using single processor full stop करना, more than one program are present inside main memory at one point of time, ठीक। मेन मेमोरी ये कौन सी है? रैम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने अगर मेन मेमोरी भी लिखवाया तो आपको क्लिक होना चाहिए। मेन मेमोरी यानी हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करो। द ऑपरेटिंग सिस्टम, द ओएस कैन पिक PICK, can pick and start the execution, can pick and start the execution of one of the program in memory, कॉमा करके लिखना, whenever program does not need CPU, that means the process or program
is working with input output operation, working with input output operation कॉमा करना at that time the CPU is idle. So operating system switches the CPU to another process or program in memory. ठीक, क्या बोल रहा है जो लिखवाया? आपके पास जो लिखवाया है उसको मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। मेन मेमोरी है जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम, प्रोसेस, जॉब, टास्क, आपको जो बोलना है आप बोल सकते रखे हुए हैं। सीपीयू क्या करता है? किसी एक प्रोसेस या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी समय पे सीपीयू प्रोग्राम नंबर ए, प्रोसेस नंबर ए को एग्जीक्यूट करता है। जैसे इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो इस प्रोसेस को ना कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो ये प्रोसेस रुक जाएगी। अगर ये प्रोसेस रुक गई तो सीपीयू क्या हो गया? आइडल, खाली हो गया। बैच प्रोसेसिंग के केस में याद करो, अगर प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो सीपीयू तब तक रुका रहेगा जब तक कि वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट नहीं हो। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सीपीयू को इस प्रोसेस से उठा के अगली प्रोसेस में स्विच कर देगा। भाई ए को अभी कोई रिक्वायरमेंट है, ए तब तक अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तुम बी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। ठीक, तुम सी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, तुम डी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो वही लिखवाया है कि किसी टाइम पे यदि कोई एक प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो उस समय सीपीयू आइडल होगा। हमें सीपीयू को खाली नहीं रखना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को दूसरी प्रोसेस के लिए स्विच कर देता है। ठीक है, एंड वो जो अगली प्रोसेस होगी वो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करेगा। ठीक, इस तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस ये डायनामिक कंडीशन पे काम करता है, ये रुकेगा नहीं। इसको हम ऐसा समझे कि डॉक्टर ने किसी एक पेशेंट को बोला कि भाई तुम बाहर जाओ और तुम ब्लड टेस्ट करवा के आओ। ये पेशेंट था, इसको बोला ब्लड टेस्ट करवा के आओ, तो डॉक्टर तब तक नहीं रुका रहेगा जब तक कि वो ब्लड टेस्ट करवा के नहीं आ जाता। क्या होगा? ये बंदा सिस्टम से बाहर हो गया, इसको जो टास्क परफॉर्म करना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, जो करवाना है वो करेगा। डॉक्टर क्या करेगा? अगले पेशेंट को देखना चाहेगा। आगे बात समझ में? रुका नहीं रहेगा। रुका रहेगा तो डॉक्टर दिन भर में 5 पेशेंट भी ना देख पाएगा। उसको 100 पेशेंट देखने हैं जो बाहर बैठे हैं, तो उसे डायनामिकली बिहेव करना पड़ेगा। और डायनामिक बिहेव तो ऐसा होता है कि डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर 2 ठैया बेड लगे होते हैं, पहले तो 2 को वहीं लेटा देता है और तीसरों को वहीं चेक करना चालू करता है। बहुत सारे पेशेंट हैं, डायनामिक है। ये है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। आ रही है बात समझ में? 2 प्रोसेस को किसी स्टेट पे रख दिया और करंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, उसको बोला रुको, तुम्हारे पास भी सीपीयू आएगा, तुमको भी एग्जीक्यूट करेगा। ये इसी तरीके की वर्किंग होती है इंटरनल। ठीक, ये तुम्हारे पास था मल्टी प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। जहां मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस लिखवाया उसको आईएमपी लगा के रखो, मल्टी प्रोग्रामिंग, और ये मल्टीटास्किंग को भी आईएमपी लगा के रखना। मल्टीटास्किंग, और इसी का दूसरा नाम होता है टाइम शेयरिंग ओएस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द नेक्स्ट वन, और इसी का दूसरा नाम होता है मल्टीटास्किंग। आईएमपी बेटा मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टाइप्स ऑफ ओएस में जो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाते हैं वो यही दोनों हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। दोनों की वर्किंग आती है या तो दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, इसलिए ही इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम एग्जाम के समय।
ठीक, टाइम शेयरिंग, किसका टाइम शेयर होने वाला है? सीपीयू। वेरी गुड, हमने लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा समझा था। टाइम शेयरिंग ओएस का मतलब है आपको ना सीपीयू के टाइम को शेयर कराना है प्रोसेस के बीच में। ठीक, तो हमने जब एग्जांपल देखा था कि आपके पास यदि टाइम टेबल है तो आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो एक सिनेरियो ऐसा होता है कि मैडम हम पांचों सब्जेक्ट को रोज पढ़ेंगे, ठीक है, और हम कुछ एक टाइम स्लॉट डिफाइन कर लेंगे। मैं 2 घंटे सब्जेक्ट ए पढ़ूं, फिर 2 घंटे सब्जेक्ट बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एंड फिर एफ। और मैंने ऐसा कुछ किया है कि जैसे ही 2 घंटे हुए, टाइमर 1 बजी, मैंने उस सब्जेक्ट को रोक दिया और मैंने अगला सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया। आपका रोज का टाइम टेबल का एग्जीक्यूशन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको जो टीचर पढ़ाने आ रहा है वो प्रोसेस है। अब देखो आपका समय हमने यूटिलाइज किया है। लेक्चर का कितने देर का होता है? 1 घंटा ऑन एन एवरेज। क्या होता है, जैसे 9:40 हुए, मैं एक प्रोसेस हूँ, मैं सिस्टम के अंदर आई, मुझे ओएस कितने घंटे पढ़ाने के लिए मिला? 1 घंटा। 10:40 हुए, बेल बजी, मैं सिस्टम से बाहर, मैं सिस्टम से बाहर हुई तो अगली प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट कर दी जाएगी। वो 1 घंटा पढ़ाएंगे, बेल बजी, वो सिस्टम के बाहर हो जाएंगे, अगली प्रोसेस। ये आज का दिन खत्म हुआ। क्या 1 घंटे में मेरा सिलेबस हो गया? नहीं। अगला दिन आया, फिर टाइम टेबल बना, उस टाइम टेबल में मुझे जो समय मिला होगा मैं उतने बचे प्रोसेसर को एलोकेट कर दी जाऊंगी। आज मैंने जितना पढ़ाया मैं कल उसके आगे का पढ़ाऊंगी, परसों उसके आगे का, जून तक, तब तक पढ़ाती रहूंगी जब तक कि ओएस का सिलेबस खत्म नहीं होता। प्रोसेस सीपीयू को तब तक एलोकेट होती रहती है जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। दिमाग में ये आता है कि मैडम जहां प्रोसेस का पहले एग्जीक्यूशन हो गया था, क्या हम उसके आगे बढ़ेंगे कि फिर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे? हम उसके आगे बढ़ेंगे। मुझे रोज ओएस पढ़ाने मिलना है। अगर मैं सिलेबस को आगे नहीं करूंगी तो हम पूरा जून तक एक ही टॉपिक पढ़ पाएंगे, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें आगे बढ़ना है। जहां तक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया, दैट्स इट, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसे करते करते तभी तो प्रोसेस कंप्लीट होएगी। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करता है थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने फॉर अ टाइम भी आपको इसका ना न्यूमेरिकल आना है, और न्यूमेरिकल में कुछ इसी तरीके का सिनेरियो रहेगा, और भी चीजें रहेंगी, वो जब रहेंगी तब हम देखेंगे। और उसमें ना सीपीयू का टाइम आता है, उसको ना न्यूमेरिकल के टर्म में बोलते हैं टाइम स्लॉट, या कहा जाता है टाइम क्वांटम। आपको इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में मिलेगी। कोई न्यूमेरिकल होगा और उसको बोला जाएगा ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस है, और प्रोसेसर से उसको एग्जीक्यूट करना है, और टाइम क्वांटम की कुछ वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, हमारे इस न्यूमेरिकल में हम लेते हैं टाइम क्वांटम की वैल्यू 2 है। ठीक, मैंने उस दिन भी क्लास में समझाया था, आपका दिमाग टाइम की यूनिट पे नहीं जाना चाहिए कि घंटे है तो सेकंड में बदल दे, तो माइक्रो सेकंड में बदल दे, ये सब नहीं आता। सीधे आता है न्यूमेरिकल है, 2 टाइम यूनिट है। 2 सेकंड लिखा होगा, मिली सेकंड लिखा होगा, जो भी लिखा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करोगे, दैट्स इट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल ये बोल रहा है भाई आपके पास सिस्टम में ना 4 प्रोसेस है। हम टाइम शेयरिंग ओएस को समझने जा रहे हैं। कितनी प्रोसेस लिखी है मैंने? 4। ठीक है, और इसके आगे जो बच्चे मैंने नंबर लिखा हुआ है, हर एक प्रोसेस को ना इतने समय के लिए सीपीयू चाहिए। ठीक है, मैंने बोला फॉर एग्जांपल सीपीयू का जो समय है वो 2 सेकंड डिसाइड किया गया है, तो P1 को 10 सेकंड के लिए चाहिए, P2 को 7 सेकंड, P3 को 5 सेकंड और P4 को 3 सेकंड। ठीक, लेकिन टाइम शेयरिंग ओएस ये बोलता है कि सीपीयू का टाइम जो फिक्स किया है उतना ही एक प्रोसेस को मिलेगा। अब समझते चलेंगे टाइम क्वांटम की वैल्यू कितनी है? 2। सबसे पहले सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा? P1 को। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 10 की, लेकिन इसको कितना दिया जाएगा? 2। तो इसका रिमेनिंग टाइम इसको और कितना चाहिए है? 8। बट खत्म, सीपीयू एलोकेट हो जाएगा P2। P2 को रिक्वायरमेंट है 7 की, इसको 2 मिलेगा, इसका रिमेनिंग कितना बचा? 5। ठीक, आगे बढ़े, सीपीयू P3 को एलोकेट कर दिया गया, इसकी रिक्वायरमेंट 5 की है, इसको भी 2 ही सेकंड के लिए दिया जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट कितने की बची? 3 की। अगली प्रोसेस आएगी P4, इसको 3 की जरूरत है, इसको 2 सेकंड के लिए दिया जाएगा, इसका समय कितना बचा? 1। आगे बढ़ते
फिर से सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा? P1। ठीक, वापस चक्री घूमेगी। आज पूरे पांचों सब्जेक्ट पढ़ लिए, कल का दिन आया फिर से पांचों की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, P1 को कितने की जरूरत है? 8 की। इसको अगेन 2 मिलेगा, इसके रिमेनिंग कितने बचे? 6। सीपीयू आया P2 के पास, इसको जरूरत है 5 की, इसको 2 ही मिलेंगे, इसकी कितना रिमेनिंग बचा? 3। यहाँ आते हैं, इसको रिक्वायरमेंट है 3 की, इसको 2 सेकंड के लिए सीपीयू मिलेगा, इसका समय कितना बचा? 1। समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। अगली प्रोसेस है P4, इसको कितने समय के लिए चाहिए है? इसको 1 ही दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि 2 समय दे दिया और बोला कि 1 सेकंड के लिए सीपीयू काम करेगा और 1 सेकंड वो आइडल रहेगा, ऐसा नहीं होता। एंड ऑफ टीचिंग का डे है और आज मुझे ना 15 मिनट का एक टॉपिक पढ़ाना है और मैथ्स वाले सर को आज 2 घंटे की क्लास है। मैंने उनसे ये बोला कि सर मेरे को 1 घंटा जो मिलेगा आप तो 15 मिनट से क्लास में आ जाना, मुझे बस एक टॉपिक बच्चों को समझाना है, मैं वो 15 मिनट का टॉपिक समझा दूंगी, 15 मिनट से आप क्लास में आना। मैंने ये बिल्कुल नहीं किया कि मैंने 1 घंटा लिया, 15 मिनट पढ़ाया, बढ़िया मैं चेयर पे बैठी, तुम कब का सहायता कर रहे हैं, मैं अपना मोबाइल देख रही। बेस्ट ऑप्शन ये था, मैंने पढ़ाया, मेरा जो समय था वो मैंने मैथ्स वाले सर को दे दिया ताकि वो उसको यूटिलाइज करें और तुम फ्री फोकट में ना बैठे रहो। सीपीयू को आइडल नहीं रखना है, हमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% कराना होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको 1 ही दिया जाएगा। P4 जो है ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अगेन तीसरा फेज हम स्टार्ट करेंगे। जब तीसरे फेज पे हम आए तो फिर से जो है P1 की टर्न आई, इसको 6 चाहिए है, इसको सीपीयू 2 के लिए मिलेगा, इसकी रिमेनिंग बचेगा 4। अगली प्रोसेस हुई P2, इसको 3 की जरूरत है, इसको 2 टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा, इसका भी रिमेनिंग बचा 1। अगली टर्न आ गई P3 की, ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसको 1 की ही जरूरत थी और हम इसको सीपीयू अलोकेट कर। ठीक, सिस्टम में कितनी प्रोसेस बची? सिर्फ सिस्टम में कितनी प्रोसेस बची? P1 बची एंड P2 बची। 5 सब्जेक्ट में से या 4 सब्जेक्ट में से 2 का सिलेबस खत्म, 2 का बचा हुआ है। ठीक, फिर से जो सीपीयू है वो P1 को मिलेगा, ध्यान देते जाएंगे। इसको 4 की जरूरत है, इसको 2 ही दिया जाएगा, इसका 2 रिमेनिंग बचा। अगली टर्म P2 की, इसको 1 की ही जरूरत है, इसको 1 समय के लिए सीपीयू दे दिया जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो। सिर्फ कौन सी बची? P1, इसको 2 के लिए सीपीयू चाहिए था, इसको 2 अलोकेट कर दिया गया, सिस्टम की चारों प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो। सिर्फ क्या किया गया? सीपीयू का टाइम फिक्स रखा गया। ठीक है, उस पर्टिकुलर समय के लिए सीपीयू मिलेगा, जितनी देर के लिए मिला उतना उसने यूटिलाइज किया, रिमेनिंग समय हम लिखते हैं। ठीक, ये जो मैंने बनाया है इसका डिसएडवांटेज क्या है? जो मैंने ये सॉल्व किया, जो मैंने ये समझाया, इसमें डिसएडवांटेज क्या है? देखो, डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगी क्योंकि आज के डेट में सिर्फ 2 ही ओएस यूज होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। मतलब मैं डिसएडवांटेजेस तो उसको बिल्कुल ना बोलूं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली कुछ इसमें कुछ तो ग्लिच है। और वो क्या है? ओवरकम हो गया, होता है, वो ओवरकम किया जाता है, लेकिन क्या दिख रहा है तुमको इस सिनेरियो में? हाँ, देख बच्चे, तुम कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोसेस है वो एक बार में खत्म। क्या होता है, जब कभी भी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है ना, उसको 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक सीपीयू का टाइम और एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। भाई मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे कुछ दूसरे रिसोर्सेज भी चाहिए, समझ रहे हो बात को? तो वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। अच्छा, दूसरी बात ये, सिस्टम में रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड है, एक रैम, एक कीबोर्ड, एक माउस, एक मॉनिटर, एक सीपीयू, एक हार्ड डिस्क, सब सिंगल कैटेगरी है, तो कहीं ना कहीं तो प्रोसेस को लिटिल बिट वेट करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक बार में एग्जीक्यूट हो। अगर मुझे बीमारी बहुत बड़ी है तो इट विल टेक टाइम टू क्योर, एक बार में नहीं ठीक हो सकती। बात आ रही है?
एक ही चीज हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि P4 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट थी, लेकिन पहले P1 का टाइम शेयरिंग में यही होता है, जो पहले प्रोसेस आई है पहले CPU उसको मिलेगा, P1, P2, P3 एंड फिर P4 की टर्न आएगी। ठीक, इसके अलावा कुछ और? हाँ, वही उसने बोला कि अब प्रायोरिटी बोल दे, या उसने सीपीयू समय टाइम ले लिया कि जिस प्रोसेस को सबसे कम समय के लिए सीपीयू चाहिए था, लॉजिक तो यही कहता है सबसे पहले उसको दे दो ताकि उसका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसके अलावा कुछ और? हाँ, उसने भी वही बोला, तुमने भी वही बोला, तुमने भी वही बोला। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे अगला आंसर ये ना आए। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैंने तुमको कुछ 4 चीजें, मैं आ रही हूँ तेरे पास, मैंने तुमको 4 चीजें बताई मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग में। जो प्रोसेस सबसे पहले आई है या तो आप उस सीपीयू को दे दो। अगर हम इस सिनेरियो में काम कर रहे हैं कि जिसको सबसे कम समय के लिए सीपीयू चाहिए मैं उसको दे दूं, पीछे वाले ने यही बोला था, तो वो एसजीएफ हो जाएगा। कुछ जिस एप्लीकेशन के लिए चाहिए हम उसको दे देंगे। इसने बोला जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अगर मैं प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। आगे बात समझ में? तुम तीनों के आंसर सही है, लेकिन मेरी बात समझना, राउंड रॉबिन का जो कंसेप्ट है मुझे तुम उसका ग्लिच दे दो। राउंड रॉबिन का कंसेप्ट यही है, जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी सबसे पहले वो प्रोसेसर को मिलेगी और जितना टाइम फिक्स है उतने ही समय के लिए मिलेगी। ठीक, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रोसेस और आएगी तो उसको वेटिंग में हम खड़ा करेंगे। ये तो जो मैंने ये बनाया है तो होना ही नहीं है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर कुछ तो भी और होना है। ये तो सिर्फ मेरे को टाइम शेयरिंग बताना था, इसलिए जो तूने बोला वो होता वही है। जैसे जैसे प्रोसेस के अराइवल्स होते हैं उनको किसी दूसरी लाइन में खड़ा किया जाता है, वो होता है। थोड़ा सा यार मुझे लगा था तुम मुझे आंसर करोगे। क्या हो रहा है इसमें? सब्जेक्ट, हाँ यस, मुझे यही आंसर चाहिए था। ठीक, आप अगर इस सिनेरियो को देखें तो बार बार जो सीपीयू है वो स्विच हो रहा है। देख रहे हो, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, फिर P1। बार बार स्विच ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? आंसर यही है, आंसर यही है कि सीपीयू जो है ना वो बार बार स्विच हो रहा है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम तो हमें आइडेंटिफाइड होगी कि ये बार बार स्विचिंग हो रही है, और एक्चुअली इसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल में आएगा कि कितने कंटेक्स्ट स्विच आए, मतलब कितनी बार सीपीयू स्विच हुआ है, वो हमें काउंट देना होता है। ठीक है, कंटेक्स्ट का मतलब होता है स्टेट। स्टेट प्रोसेस की, सीपीयू की जो है वो स्टेट बदलती जा रही है। ठीक है, ठीक है, इट इज ओके, बट आंसर इज दैट कि सीपीयू जो है वो बार-बार स्विच हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? नहीं हो सकता, मैंने तेरे को अभी समझा दिया, ये नहीं हो पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बताएंगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका कि सीपीयू की स्विचिंग कम हो? वेरी गुड, सीपीयू का ये जो टाइम स्लॉट है इसकी वैल्यू बड़ी करके रखो। ठीक, बात समझेंगे? सीपीयू का टाइम स्लॉट मैंने बहुत छोटा नंबर लिया था 2। ये जो सिनेरियो है, यदि मैं इसकी वैल्यू 6 कर दूं, देखो सीपीयू की स्विचिंग बहुत कम हो जाए। कैसे? P1 हम थोड़ा सा अलग लेते हैं, फिर से P1, P2, P3 एंड P4। ये नंबर 10, ये नंबर 7, ये नंबर 5, ये नंबर 3। अब तुम देखो सीपीयू का टाइम स्लॉट मैंने 6 कर दिया। ये प्रोसेस कितनी बार में एग्जीक्यूट होगी? 2 बार में। पहली बार में इसको 6 मिलेगा, इसका रिमेनिंग कितना बचेगा? 4। अगली बार फिर सीपीयू मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले P1 पे प्रोसेस आई, अगली प्रोसेस कौन सी है? P2, इसको 6 मिल जाएगा, इसका रिमेनिंग कितना बचेगा? 1। P3 एक बार में एग्जीक्यूट होगी।
P4 एक बार में एग्जीक्यूट होगी, अगली बार में खेल ही खत्म हो जाएगा। इसको 4 चाहिए है, एग्जीक्यूट हो गई, इसको 1 चाहिए है, एग्जीक्यूट हो गई। ठीक, अब प्रश्न ये कि मैडम क्या दिक्कत है कि सीपीयू की स्विचिंग यदि ज्यादा हो रही है, भाई उसका तो कंसेप्ट ही वही है, सीपीयू का समय फिक्स है, उतनी देर के लिए प्रोसेस सीपीयू को मिलेगी एंड देन सीपीयू स्विच होता जाएगा। देखो मैं समझाती हूँ। सिस्टम बेस्ट वही होता है जिसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% होता है। ध्यान दें, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, स्टोरेज का जो हम कंजम्पशन करते हैं वो बहुत प्रॉपर्ली होना चाहिए, कम से कम स्टोरेज में हम ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक, अब समझना कि क्या मैडम इसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा 99.999 भी, 0.01 भी यदि सेकेंड है। सिस्टम के टर्म में ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको देखो मैं एक मजेदार एग्जांपल से समझाती हूँ। तुम सीपीयू, हम टीचर, ठीक, क्या होता है अभी 10:40 बजेंगे, बात समझेंगे, 1 घंटे का मेरा सीपीयू का टाइम क्वांटम खत्म हो गया। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ मैं इस हॉल के बाहर जाती हूँ, समझेंगे, और अगला टीचर इस हॉल के अंदर आएगा, यानी कि एक प्रोसेस सीपीयू से बाहर हो गई, अगली प्रोसेस सीपीयू पे आ रही है। प्रोसेस के बाहर जाने और अगली प्रोसेस के अंदर आने में सीपीयू आइडल बैठा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मैं जाते तक पढ़ा रही हूँ दरवाजे तक, और जो अगला टीचर है उसने दरवाजे से पढ़ाना आगे चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया सीपीयू आइडल नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। जब प्रोसेस ना, एक प्रोसेस सीपीयू को छोड़ के बाहर होती है और अगली अंदर आती है, उस बीच में मैंने पहले ही बोला 0.0001 सेकेंड भी क्यों ना हो, सीपीयू आइडल होगा बेटे। सेम वही, मेरे जाते तक मैं दरवाजे तक नहीं पढ़ा सकती और टीचर वहीं से बोलते हुए अंदर नहीं आएगा कि उसने वहीं से पढ़ाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि बोले नहीं बिल्कुल भी जो है सीपीयू आइडल नहीं होना, होएगा। अब जितनी ये सीपीयू की स्विचिंग होएगी उतनी बार सीपीयू आइडल होगा। अगर तुम इस केस में देखो कितनी बार सीपीयू आइडल का इसमें जा रहा है। पहले P1 मिली, फिर P1 बाहर हुई, P2 अंदर आई, सीपीयू आइडल हो गया, P2 बाहर आई, P3 अंदर आई, सीपीयू आइडल हो गया, P3 बाहर हुई, P4 अंदर आई, सीपीयू आइडल हो गया, फिर एक फेज, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, सीपीयू बहुत बार आइडल हो रहा है। ये वर्स्ट है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% होना चाहिए, अप्रॉक्स 100। एग्जैक्टली तो नहीं होता। आप कोई भी कुछ भी आप ओएस पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो होगा यार, एक प्रोसेस बाहर निकलेगी और अंदर आएगी तो सीपीयू आइडल होगा, लेकिन हमें उसको कम करना है। तो इसीलिए टाइम शेयरिंग जब ओएस बनाया गया ना, तो ये छोटा सा ग्लिच आया। बहुत अच्छा था ये ओएस। जो तुम लोग ने मुझे बोला ना प्रायोरिटी, तुम लोग ने मुझे बोला ना सीपीयू का समय कम, तुम इसको इस चीज से दो यार। तुम ये देखो ना, हर एक प्रोसेस को एक इक्वल इंटरवल के बाद चांस मिल रहा है। तुम ये भी तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? बोल सकते हो ना, एक सीपीयू का समय फिक्स किया तो यार हर एक इक्वल इंटरवल के बाद सीपीयू मिलेगा। तो ये अच्छी चीज है, ये बुरी नहीं है ना। लेकिन अब इसमें ग्लिच आया कि ये स्विचिंग बहुत बढ़ती गई, तो जुगत ये लगाई गई कि भाई ये जो टाइम क्वांटम है ना, इसको बढ़ा रखो, ज्यादा समय के लिए प्रोसेसर सीपीयू को अलोकेट करो, तो इसका काम बन जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है मल्टीटास्किंग। अब तुम कहीं ना कहीं देखो तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा है, बोलो हाँ, मल्टीपल प्रोग्राम्स है। एक बार में सीपीयू एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन इसमें एक नया कंसेप्ट आता है और वो आता है टाइम क्वांटम का, जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग से। दिमाग में बिठा लेने का। कोई पूछे मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक जैसा वर्क करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग में हम सीपीयू को एक समय फिक्स कर देते हैं और वो फिक्स टाइम के लिए सीपीयू प्रोसेस को अलोकेट किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में ये नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ठीक, तो नेक्स्ट साइड हेडिंग देंगे टाइम शेयरिंग। ये गोदा गादी नहीं बनाई है तो भी चलेगा, उसे समझाने के लिए था, लिख लिया तो कोई इशू नहीं। ठीक, नेक्स्ट देंगे साइड हेडिंग मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, और इसको भी आईएमपी लगा के रखेंगे। इसमें लिखना
multitasking or time sharing is a logical extension of multi-programming operating system. मल्टीपल प्रोसेस आर रिसाइड, आगे कंटिन्यू करेंगे। मल्टीपल प्रोसेस आर रिसाइड इन मेन मेमोरी multiple process are reside, R-E-S-I-D-E, resides in main memory and a fixed time of CPU is allocated one by one to each process. This CPU time is called time slot or time quantum. Full stop करना and para change करना. When CPU is allocated to a process, it uses the CPU until the allotted time slot expire, or it need to perform some input output operation or it complete its execution during this period. It complete its execution during this period या this time slot. ठीक, अब जो बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन करेंगे. Note that CPU is taken away. From running process when the allotted time slot expire. Last operating system, and it is the multi-processing operating system.
बनाएंगे इसको। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अनूठा दिख रहा है? दो प्रोसेस है। हमने बैच प्रोसेसिंग पढ़ा, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा, हमने टाइम शेयरिंग ओएस पढ़ा। जितने भी ओएस पढ़े, प्रोसेस बहुत सारी थी लेकिन प्रोसेसर एक। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जहां पर आपके पास, अभी इसको छोड़ देने का ऊपर वाला प्रोसेसर, इसको और इस पे ध्यान देने का, आपके पास प्रोसेसर भी मल्टीपल है और प्रोसेस भी मल्टीपल है, ठीक है? जहां पर हमें पैरेललिज्म को अचीव करना होता है। पैरेललिज्म समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललिज्म? एक ही काम एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, है ना? मैं कहीं मूवी देखने जा रही हूँ और एक टिकट काउंटर के बदले 5 टिकट काउंटर बन जाए। हर एक टिकट काउंटर से मूवी का टिकट कट रहा है, तो जो टास्क है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स को दे दिया गया है और जो कस्टमर है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, वो आते हैं, टिकट लेते हैं और अंदर जाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है? पैरेललिज्म अचीव होता है। जो कोई एक बहुत बड़ा टास्क है वो बहुत जल्दी खत्म होता है और अगर मैं एक ही काउंटर बनाऊं तो एक लंबी लाइन लग जाएगी, वेटिंग टाइम प्रोसेस का बहुत बढ़ जाएगा। जो 100 लोग खड़े हैं, जो 80 नंबर पे खड़ा है, तो उसको तो बहुत लंबा वेट करना है। बेटर ऑप्शन अगर मैं 5 काउंटर बना दूं तो ये काम आसान हो जाए। हम रिजर्वेशन करने जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 आंटी अंकल बैठे रहते हैं वहाँ काउंटर में। क्यों बैठे रहते हैं? रिजर्वेशन के। अपने अपने हिसाब से लोग क्यों लगाते हैं एंड जिसको जो रिजर्वेशन करना है वो रिजर्वेशन करते हैं। अब तुम देखो, ये एक नंबर 1 वाली आंटी बैठी है, इनको एक प्रोसेस या कस्टमर दिया है, ये रिजर्वेशन कर रही है। ये दूसरे बैठी हुई है, इनको एक सीपीयू प्रोसेसर दिया गया है, वो रिजर्वेशन का काम कर रहे हैं। देखो, जो दोनों का डेटा है वो एक मेन प्रोसेसर या डेटा सेंटर पे जाके जो है वो सेव होता है। अब ये रिजर्वेशन जबलपुर से हो रहा हो तो डेटाबेस अपडेट होगा, ये रिजर्वेशन भोपाल से हो रहा हो तो डेटाबेस अपडेट होगा, ये रिजर्वेशन चेन्नई से हो रहा हो, बैंगलोर से हो रहा हो या उड़ीसा से हो रहा हो, डेटाबेस अपडेट होगा। ऐसा थोड़ी है कि अपन जबलपुर में है तो अवेलेबिलिटी कुछ और दिखाएगा और कोई बंदा भुवनेश्वर में है तो उसको अवेलेबिलिटी अलग दिखाने लगेगा। पॉसिबल है? पैरेलल, ठीक? तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर मल्टीपल प्रोसेस भी है, मल्टीपल प्रोसेसर्स भी है और सेम तरीके का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि मैं भी अभी ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट ऑन करके आज रात का भोपाल जाने का रिजर्वेशन कर रही हूँ, एट द सेम टाइम कोई बंदा टिकट काउंटर पे खड़े होके सेम रात की ट्रेन का भोपाल जाने का रिजर्वेशन कर रहा हो। दोनों प्रोसेस सेम है, सेम प्रोसेस अलग अलग सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन ये जैसे जैसे एग्जीक्यूट होएगी तो ये पूरा डेटाबेस इस मेन सीपीयू पे जाके जो है वो सेव होता जाएगा। मेन सर्वर बोल दो, मेन सीपीयू बोल दो, जहां से वो डेटाबेस अपडेट होता है। तो जब हमें पैरेललिज्म अचीव करना होता है तो हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब ये मल्टी प्रोसेसर दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है लूजली कपल्ड और एक को बोलते हैं टाइटली कपल्ड। बहुत टेक्निकल शब्द है, सिंपल सा समझने का। अगर ऐसा सिनारियो हो कि ये दोनों सिंगल रैम को यूज कर रहे हैं, सेम रैम को शेयर कर रहे हैं, तो ये टाइटली कपल्ड होता है, ठीक? अगर मैं ऐसा बोलूं, इस सीपीयू का रैम एरिया अलग है और इस सीपीयू की रैम अलग है, तो इसको बोला जाता है लूजली कपल्ड। दैट्स इट। आगे बात समझ में? अब ये कैसा सिनारियो है ऐसा समझो। भंडारा खाते हो? बंटता है। जब भंडारा बांटने वाला व्यक्ति होता है, ये एक बर्तन रखा है, इसमें खीर बन के रखी है, यहाँ 3 लोग वो भंडारा बांट रहे हैं। नंबर 1 पहला सीपीयू, नंबर 2 दूसरा सीपीयू, नंबर 3 सीपीयू। तीनों एक ही बर्तन का यूज कर रहे हैं खीर बांटने के लिए, सेम रैम को शेयर कर, टाइटली कपल्ड,
ठीक, अब अपन ने ऐसा बोला, एक खीर का जो बर्तन है वो मैंने रख लिया, दूसरे ने अगला खीर का बर्तन रख लिया, तीसरे ने अगला खीर का बर्तन मैं अपने रैम से, दैट इज कॉल्ड द लूजली कपल्ड। ऐसा होता है सिस्टम, या तो सीपीयू अपनी ही रैम को यूज करेगा, या फिर जो जितने प्रोसेसर लगे हैं वो एक शेयर्ड मेमोरी का यूज करेंगे, रैम को शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए साइड हेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग, जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर मेरे को अटेंडेंस भी लेनी है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम to improve the performance in operating system, to improve the performance of more than one CPU, of more than one CPU can be used within one computer system, called multiprocessor operating system. पैरा चेंज करेंगे, multiple CPUs are interconnected, multiple CPUs are interconnected so that jobs can be divided among them for faster execution. For faster execution. There are two types of multiprocessing OS. Tightly coupled and loosely coupled. Tightly coupled and loosely coupled. पैरा चेंज करेंगे, in tightly coupled प्राइमरी मेमोरी, ब्रैकेट में लिख देंगे RAM, प्राइमरी मेमोरी in bracket RAM shared by all processor. In tightly coupled primary memory shared by all processor. लास्ट लाइन लिखेंगे, इन लूजली कपल्ड each processor has its own primary memory. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक और बचा है फर्स्ट यूनिट का, उसको पढ़ के फिर हम सेकेंड के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे।